चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको रेफरेंस दिया है एंजाइम का और आपको स्टेटमेंट ट्रू पहचाननी है। तो पूछा गया है कि 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, तो उसमें जो राइट आंसर है वो है होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम और कोएंजाइम। होलो एंजाइम कंप्लीट होता है और कैटालिटिक वो बहुत तेज होता है। तो आपको पहले तो ये याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि एपो एंजाइम क्या है। ये एक प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का जो इनएक्टिव होता है, इट्स ऑन। और जो कोएंजाइम होता है ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो अब क्या होगा, अब एक नॉन इनएक्टिव है और एक एक्टिविटी के लिए जरूरी है, जब दोनों मिल जाते हैं तो वो आपका होलो एंजाइम बनाते हैं। तो होलो एंजाइम क्या हो गया, देखो दोनों चीजें मिली हैं तो होलो एंजाइम क्या होगा, ये कंप्लीट है और एक्टिव एंजाइम है। क्योंकि अभी हुआ क्या है यहाँ पे कि जो एंजाइम प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ज्वाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि जो स्टेज पूछी गई है आपसे मियोटिक प्रोफेस में, जो टर्म शो कर रहा है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटा और उसके फीचर आप जो इजीली फीचर आपको दिखाई देते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो डाइकाइनेसिस है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, देयर इज अ 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन। एक होती है मियोसिस और एक होती है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस। तो एक चीज ध्यान रखना, जो माइटोसिस है वो जो ये क्या है, ये इक्वेशनल डिवीजन होती है, इक्वेशनल डिवीजन है आपकी। ठीक है, और जो मियोसिस है ये रिडक्शनल डिवीजन है। पहला तो ये याद रखोगे आप, रिडक्शनल ये डिवीजन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, जो मियोसिस है वो आपके सेक्स सेल्स में मेनली होती है और ये 90% जो सेल डिवीजन है वो कौन सी होती है हमारी बॉडी में, वो माइटोसिस होती है। और जो 10% है जिसमें हम गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं, वेदर इट इज अ स्पर्म और ओवा, तो ये यहाँ पर क्या होता है, तेज मियोसिस, ये रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो अगर आप बात करोगे लैप्टोनिन क्या है, यहाँ से पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। जाइगोटिन की बात करें, जो होमोलोगस हैं वो पेयरिंग शुरू कर देते हैं। और जो डाइकाइनेसिस है, यहाँ पे आपको क्रोमोसोम है जो होमोलोगस हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और आपको जो चेस्मेटा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो 3 इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद अगर आप बात करो जो फाइकेटिन की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको जो है क्रॉसिंग ओवर दिखाई देती है और जो चेस्मेटा आर फॉर्म्ड, मतलब उसके बाद आपको डाइकाइनेसिस दिखती है जहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखती हैं। और उसके साथ डाइकाइनेसिस आप ये भी याद रखोगे कि डाइकाइनेसिस क्या है, ये एक फाइनल स्टेज है जहाँ पे चेस्मेटा मूव टूवर्ड्स द क्रोमोसोम एंड, और जिसको आप क्या बोलते हो, टर्मिनलाइजेशन बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि आपको बताना है, जो स्टेटमेंट पूछी गई है, जो आपको एक इवेंट लिस्ट दी गई है उसमें आपको ये बताना है कि माइटोसिस में जो आपको ऑब्जर्व नहीं होता। तो क्रोमेटिन जो कंडेंसेशन है, क्रोमेटिन की जो कंडेंस होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, बिल्कुल राइट है। अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू द अपोजिट पोल, ताकि जब वो अलग अलग पोल्स पे जाएंगे सेंट्रियोल, तभी तो आपकी सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। और अगर बात किया अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विद द 2 क्रोमेटिड ज्वाइन टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर हमेशा और हमेशा मियोसिस में होती है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है माइटोसिस, तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा मियोसिस में होती है। और भी अगर वो पूछा गया है कि कौन सी स्टेज में होती है, तो वो फाइकेटिन जो स्टेज है वहां पर आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाई देती है इन मियोसिस। और ये बात कर रहा है माइटोसिस की, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है, पूछा गया है कि आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि जो सेल प्लेट होती है वो रिप्रेजेंट करती है मिडल लैमेला बिटवीन वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल, बिल्कुल राइट है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस जब हो रही है तो कुछ ऑर्गेनेल्स होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होती हैं, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 डॉटर सेल। बिल्कुल सही है कि जब 2 डॉटर सेल डिवाइड होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जैसे ऑर्गेनेल्स वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। और अगर हम बात करें साइटोकाइनेसिस की, द प्लांट सेल सेंट्रीफ्यूगल टेक प्लेस बाय द सेल प्लेट, हाँ बिल्कुल।
प्लांट सेल में जो होता है वो सेल्फ प्लेट फॉर्मेशन होती है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर क्लीवेज होती है। और ये कैसी होती है, ये सेंट्रीपेटल होती है। तो तीनों जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। जितने भी ऑप्शंस दिखाए गए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि वॉन सैच जो स्टडी उन्होंने शो की है, आपको ना एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको ट्रिक याद करने की होती है। सैचेट्स की बात करते हैं, सैकरेट आप पढ़ते हो ना, मोनोसैकराइड, सैकराइड का मतलब सैक यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से आप ग्लूकोज को आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब वॉन सैक स्टडी शो दैट, उन्होंने क्या दिखाया था, उन्होंने देखो सबसे पहले ये जो स्टडी हुई थी 1854 में हुई थी। उन्होंने दिखाया था कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च एज द स्टोर्ड फूड ऑफ अ ग्लूकोज। तो जो ग्रीन सब्सटेंस है क्लोरोफिल का, जो कहाँ एक स्पेशल बॉडी है, बाद में इसको हमने क्या बोला था, उसको क्लोरोफिल बोला था। और उसके साथ साथ आपको तो ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ग्लूकोज इज यूजली स्टोर एज अ स्टार्च, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एक्सपेरिमेंट वर्क कैरियर जो 1854 बिल्कुल सही है। ग्रीन सब्सटेंस इन द प्लांट लोकेटेड इन स्पेशल बॉडी, बाद में हमें पता लगा कि यहाँ ठीक है क्लोरोप्लास्ट है विद द सेल, पर उस टाइम पे इसको एक स्पेशल बॉडी बोल दिया था। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द देम, जो इतने भी हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि स्ट्रक्चर बताना है दैट फॉर्म द स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक इन द क्लोरोप्लास्ट। अब आपने डायग्राम देखा होगा, क्लोरोप्लास्ट में जो ये स्टैक बनते हैं ये सारे के सारे, इसको क्या बोलते हैं, इस सब को बोलते हैं ग्रेना। फर्स्ट तो ये याद रखोगे। अगर पूछा गया इंडिविजुअल की बात करें, अगर मैं इस एक की बात करूँ तो उसका क्या बोलेंगे, इसको थाइलॉइड इसको बोला जाएगा। तो जो राइट आंसर है वो ग्रेना है। आपको ये याद रखनी है ग्रेना क्या है, यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस होती है, ये लाइट डिपेंडेंट डायरेक्शन होती है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। और ये स्टोरमा जो लैमेला है जो आपस में उनको जोड़ने में हेल्प करती है स्टैक्स को, तो ये कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से, ग्रेना को कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। स्टोरमा क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का एक फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स है। अगर बात करें क्रिस्टे जो पाए जाते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, इनका क्लोरोप्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको सीक्वेंस बताना है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का इन द डिफरेंट लाइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम की और बात करते हैं मिनिमम की ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस, तो रेड में सबसे ज़्यादा होता है, और अगर मिनिमम की बात करें तो ग्रीन में सबसे कम होता है। तो यहाँ पे रेड जो है सबसे ज़्यादा रेड, और उसके बीच में यहाँ पे दिखा रखा है ब्लू। आपको ये याद रखना है कि जो क्लोरोफिल है वो रेड और ब्लू जो लाइट है इन दोनों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद जो ग्रीन लाइट है वो बहुत लोवेस्ट होती है, लोवेस्ट रेट पे इसको एब्जॉर्ब करता है। तो जो रेड एंड ब्लू की बात करें तो रेड स्लाइटली मोर इफेक्टिव ऑन द ऑप्शन। तो अगर यहाँ पर बाई चांस रेड नहीं शो कर रहा है तो फिर आप ब्लू पे टिक करोगे। अगर मैक्सिमम की बात करें तो अदरवाइज जो रेड है वो ज़्यादा slightly more effective for the photosynthesis. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस आर विच आर फॉलोइंग आर फॉर्म। तो सबसे पहले आप याद रखोगे थर्ड ऑप्शन इज द राइट। एटीपी तो बनेगा ही बनेगा, हाइड्रोजन डोनर जरूर, डोनर की बात हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन डोनर बनते हैं और O2 बनता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की, तो लाइट रिएक्शन ये होती कहाँ पे, ये थाइलकोइड की मेम्ब्रेन में होती है, पहला आप याद रखोगे। और यहाँ पे क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस मतलब जो पानी है वो टूट रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होगा, एटीपी बनेगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन, हाइड्रोजन जो डोनर बनेंगे मतलब NADPH की बात कर रही हैं, और ऑक्सीजन आपका बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा। अगर बात करें शुगर इज प्रोड्यूस्ड लेटर ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन, हम लाइट रिएक्शन के बाद कौन सी हुई रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन, वहां पर आपकी शुगर बनेगी, और जो किसके दौरान बनेगी, वो केल्विन साइकिल के दौरान बनती है। दिस इज जो, तो इसका मतलब ये है कि शुगर कभी भी आपकी लाइट रिएक्शन में नहीं बनती, वो हमेशा आपकी डार्क रिएक्शन में बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें ये पूछा गया है कि प्रोसेस है विच रिक्वायर कैल्शियम, कैल्शियम भी आपको चाहिए, मैग्नीज भी चाहिए, और आपको क्लोराइड आयन भी चाहिए, किस प्रोसेस के अंदर रिक्वायर है। तो जब भी आपको पानी को तोड़ना है, मतलब आप यहाँ पे
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी लिख सकते हो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को भी लिखते हैं। तो इसके अंदर आपको ये तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। आप याद रखना है आप कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट जो डिपेंडेंट रिएक्शन है उसके अंदर क्या होएगा, फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होएगा। फोटोलाइसिस ऑफ किसका, वाटर का हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन इन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, किसमें, ऑफ फोटोसिस्टम 2 के अंदर बनेगा। अब क्या होगा यहाँ पर जब ये बनेगा जिसको आप बोल रहे हो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC के अंदर, फिर आपको मैग्नीज भी चाहिए, साथ में आपको कैल्शियम आयन भी चाहिए जो आपको, और उसके साथ साथ क्लोराइड आयंस भी आपको चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कर सको। तो ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स उसके लिए ज़रूरी होते हैं। क्वेश्चन को एक बार नज़र डालते हैं। पूछा गया है कि साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो क्या है। तो इसमें होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है स्टोरमा लैमेला के अंदर ये पाया जाता है। फर्स्ट तो आप ये याद रखोगे। और जो वेवलेंथ है वो कितनी है, वो 680 नैनोमीटर से बियॉन्ड होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे ATP तो बनता है बट यहाँ पे NADPH का कोई भी लेन देन नहीं होता है। तो आप ये याद रखोगे। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ये करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो साइक्लिक फोटो जो फॉस्फोराइलेशन की बात करें हैं, तो ये फोटो सिस्टम अगर हम बात करें हैं बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, तो ये 700 फोटो सिस्टम की बात कर रहा है जो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर पे, और जो कि एक ग्रेटर देन है 680 नैनोमीटर से। और ये कहाँ पे होता है, स्टोरमा लैमेला पे होता है। यहाँ पे ATP प्रोड्यूस होते हैं बट देयर इज नो NADPH और ना कोई ऑक्सीजन यहाँ पर फॉर्म होती है। ये भी आप साथ में याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसमें पूछा गया है आपसे, आपको कॉम्बिनेशन बताना है फॉर द रिक्वायर ऑफ कीमियो ऑस्मोसिस। क्या चाहिए होता है, पहला उसके लिए चाहिए होता है मेम्ब्रेन, ताकि आप क्या कर सको, आप सेपरेट कर सको किसको, जो चार्जेस हैं उनको सेपरेट करो। दूसरा, प्रोटॉन पंप भी चाहिए होता है ताकि आप क्रिएट कर सको किसको, प्रोटॉन को, ग्रेडियंट को आप बना सको। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोटीन जो ग्रेडियंट इटसेल्फ वो खुद है, और उसके बाद ATP सिंथेज जो है वो भी चाहिए होता है ताकि आप क्या बना सको, ताकि आप ATP बना सको। तो राइट आंसर क्या है, 1 है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे NADP सिंथेसिस का कोई भी मतलब नहीं है। और एक चीज़ और कि जो कीमियो ऑस्मोसिस है, क्या यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप जनरेट कर रहे हो किसको, ATP को आप जनरेट कर रहे हो। तो उसके लिए 4 चीज़ें चाहिए होंगी आपको। फर्स्ट इज मेम्ब्रेन, दूसरा प्रोटॉन पंप, तीसरा प्रोटीन ग्रेडियंट, और ATP सिंथेज इज द राइट आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रिएक्शन इन द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल को आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो डार्क रिएक्शन, भी इसको आप बोलते हो डार्क रिएक्शन। मतलब इसको डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए, मतलब डायरेक्टली इसको लाइट नहीं चाहिए, डू नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, ये किस, तो भैया देखो, फर्स्ट है केल्विन साइकिल क्या है, डार्क रिएक्शन है जिसमें डायरेक्टली साइकिल जो आपकी लाइट रिएक्शन नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है आपका ATP और NADPH के ऊपर ये डिपेंड है। अब क्वेश्चन ये है, ये दोनों कहाँ से आए हैं, ये दोनों आए हैं आपके लाइट रिएक्शन से। मतलब हुआ क्या है, पहले आपका लाइट जो आपका रिएक्शन है वो 2 चीज़ बना रहा है, वो ATP प्लस NADPH बना रहा है। और ये दोनों के दोनों जो हैं ये आपके कहाँ पर यूज़ होंगे, ये आपके डार्क रिएक्शन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, डार्क रिएक्शन में। तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ATP एंड जो NADPH आर नॉट प्रोड्यूस, तो देयरफॉर कैल्विन साइकिल्स कैन नॉट प्रोड्यूस एफिशिएंटली एट अ नाइट। तो जो राइट जो ऑप्शन है इसका, C4 is the right option. Kelvin cycle is dependent on the product of a light reaction. तो fourth reaction is जो ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि C4 प्लांट जो है दे आर मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ATP रिक्वायर्ड फॉर अ CO2 फिक्सेशन। तो एडिशनल नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड फॉर अ C4 प्लांट्स इन द कंपैरिजन ऑफ C3 प्लांट।
पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें C3 प्लांट की, तो 1 मॉलिक्यूल्स आपने लेना है किसका, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, 3 ATP और आपको 2 NADPH चाहिए होते हैं। पहले तो ये याद रखोगे, NADPH आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं C4 प्लांट की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 ATP पर CO2 कंज्यूम होते हैं, ताकि आप क्या जनरेट कर सको, पैप फ्रॉम किससे, पायरुवेट ड्यूरिंग हैच लाइक पाथवे से। सो द 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब अगर आप एक 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज की मैं अगर बात करूं, तो ग्लूकोज में कितने हैं, अगर मैं ग्लूकोज में कितने को फिक्स करने जा रहा हूं, फिक्सेशन ऑफ 6 CO2, तो मेरे को कितने चाहिए, 2 × 2, तो मेरे को कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP चाहिए, कम से कम मेरे को 6 × 2, तो 12 ATP मेरे को चाहिए, एडिशनल ATP चाहिए होंगे। इसी वजह से जो C4 प्लांट होते हैं मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ATP रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू C3 प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कैम है हेल्प टू प्लांट, तो ये कंजर्व करते हैं वाटर को। तो पहली बात तो ये कि कहाँ पे पाए जाते हैं, ये डेजर्ट एरिया के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की जो बहुत ज़्यादा कमी होती है। और ये जो अपना स्टोमेटा है आपका, ये नाइट के टाइम पर, जब रात होती है तब ये ओपन करते हैं, ताकि क्या कर सकें, ये फिक्स कर सकें कार्बन डाइऑक्साइड को। और इस वजह से ये नाइट को ओपन करते हैं, ताकि ये लॉस ऑफ वाटर जो है, पानी है जो, उसको कम कर सकें, उसको मतलब ट्रांसपीरेशन को कम से कम कर सकें। तो जो इसकी अडेप्टेशन है वो अलाउ करती है टू कंजर्व द वाटर इन द एरिड कंडीशन। एरिड कंडीशन मतलब सूखी कंडीशन की अगर हम बात करें। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।